हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी और मैं हूं शाहिदा गुम्मन। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन की बाख्तियारी के हवाले से। क्या कोई ख़ातून मर्दों के शाना बशाना चलते हुए इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है? आज हम मिलवाएंगे उन तमाम ख़वातीन से, उन तमाम बाहिम्मत ख़वातीन से जिन्होंने अपने ज़ोर बाजू पर ख़ुद को मनवाते हुए इस मुल्क में लोहा मनवाया और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनी। तो मेरे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से कि किस तरीके से ख़वातीन को माशरे में बाख्तियार बनाया जा सकता है। या वो अक्सर देखने में आया कि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें हमेशा ख़वातीन को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, ये कहकर उन्हें जो है वो पीछे हटा दिया जाता है कि ये काम जो है वो ख़वातीन के करने वाले नहीं हैं, या ये काम जो है वो कोई भी ख़ातून जो है वो नहीं कर सकती। हमेशा जो है ऐसा ही क्यों कहा जाता है कि ये काम जो है वो मर्द कर सकता है, या ये इस तरीके से इस फील्ड में जो है वो ख़वातीन नहीं चल सकती। तो इसी सिलसिले में आज जो है वो हम बात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट मैमूना हुसैन से। उनसे जानते हैं कि क्या जो ख़वातीन को इग्नोर किया जाता है, हमेशा ख़वातीन को जो है वो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उनका एहतसाल किया जाता है, तो ऐसा क्या इसकी ज़िम्मेदार जो है वो एक माशरा है या ख़ुद ख़वातीन है? तो मैडम बताइएगा, क्या वजह है कि ख़वातीन जो हैं वो हमारे माशरे में उन्हें जो है वो मुख्तलिफ़ कामों में नकारा समझा जाता है, उन्हें जो है वो हक़ नहीं दिया जाता उनका जो कि उनका हक़ होता है, और हमेशा जो है वो उनसे जो है वो दूसरा बर्ताव किया जाता है कि उन्हें ये कहकर टाल दिया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकती, आप पीछे हो जाएं, या आप इस फील्ड में नहीं जा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाहिदा आपका शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का कि आज इतने अहम टॉपिक के ऊपर मुझे बात करने का मौका मिला। जी, दर हकीकत जो आपका सवाल है ये बड़ा अहम है कि ख़वातीन जो है वो उनको नज़रअंदाज किया जाता है, या ख़ुद ख़वातीन नहीं चाहती हैं कि वो आगे बढ़ें। तो ऐसा नहीं है। दर हकीकत मैं ये बात कहूँगी कि एक ख़ातून होने की हैसियत से, बेंगा एक मदर, कि हमारी जब बेटा और बेटी पैदा होते हैं घर में, तो भाई और बहन में माँ ही कंसेप्ट जो है वो ख़राब कर देती है। वो इस तरह से कि माँ की जो एक सोच होती है, उस सोच के हिसाब से वो थोड़ा सा उनका कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है बेटे के लिए और बेटी के लिए। जब वहाँ पे कंसेप्ट वो डिफरेंट कर लेती है, वहाँ पे ही ख़राबी पैदा हो जाती है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक ख़ातून की हैसियत से अगर सोचती हैं कि मैं माशरे में एक नस्लों को परवान चढ़ाना है, एक पूरी नस्ल की तरबियत करनी है, बेटी और बेटे के कंसेप्ट को कि फ़र्क जो है वो नहीं रखेगी, तो वो बेहतर और मतवाज़न तरबियत कर सकेगी कि एक बेटा जो काम कर सकता है माशरे में, वही काम एक बेटी भी कर सकती है। अल्लाह तबारक ताला ने ज़िंदगी में लड़का लड़की दोनों को, मर्द औरत, गाड़ी के दो पहिए जो है हम कहते हैं, उसको दोनों को हमारी सोसाइटी में जो है देखा जाता है। अगर हम इन दोनों रिश्तों को बैलेंस लेके चलते हैं तो हम बहुत खूबसूरती से तरबीती अमल भी कर सकते हैं। और जो हम एक क्लासिफिकेशन ख़ुद से अपनी कंसेप्ट में कर देते हैं, अगर हम उससे परहेज़ करेंगे और अगर हम ये कंसेप्ट में सोचेंगे, तो डेफिनेट जो काम एक मर्द कर सकता है वो काम एक औरत भी कर सकती है। अगर आप बेटे को इस सेंस में तरबियत करते कि बेटा कमा के लेके आएगा, हो सकता है कि बेटी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उसे सिर्फ़ और सिर्फ इनकरेज की, मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसके बाद हो सकता है वो बेटे से ज़्यादा कमा के लेके आना शुरू हो जाए। तो हमारी सोसाइटी में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। अगर ये बात है कि ख़वातीन जो है वो ख़ुद नहीं चाहती, ख़वातीन चाहती हैं कि वो बाहर आएँ, वो काम करें, वो हर तरह अपना लोहा मनवाएं, मगर हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के लिए जब मुनफरिद अंदाज से देखा जाता है, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिटिकल सिचुएशन का सामना रहता है जब वो एक प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाती हैं।
ये बताइएगा कि एक चीज़ ये भी देखने में आई कि हमारे माशरे में तालीम जो है वो बहुत आम होती जा रही है अभी, लेकिन कुछ ऐसे भी अभी बैकवर्ड से एरियाज़ हैं जहाँ पर बेटियों की तालीम पर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। ये कह दिया जाता है कि इन्होंने कौन सा बाद में जॉब करनी है, या इन्हें जो है वो पढ़ा कर क्या करेंगी, इतना लड़कों को पढ़ा लें क्योंकि उन्होंने जॉब करनी है, वो घर बार चलाएँगे, वो कारोबार चलाएँगे, तो इसलिए ख़ास तौर पर लड़कों को पढ़ाया जाता है। लड़कियों को ये कहकर, या जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं उनकी जानब से अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ये कौन सा जॉब करेगी बड़ी होकर, इसलिए इन्हें जो है वो 5 तक पढ़ा ली, बाकी घर बार सिखाएं और उसके बाद शादी कर दें। क्या इसकी रीज़न है, क्या वजह इसके सामने आ रही है? जी शायदा, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। डेफिनेट हमारी जो रेशो भी है, ख़वातीन जो है वो उनको कम एजुकेट किया जाता है बनिस्बत मर्दों के। हमारी फैमिली में ये एक कंसेप्ट पाया जाता है, हमारी सोसाइटी में हर फैमिली में एक चीज़ पाई जाती है कि मर्द ने कमाना है, वो पढ़ लिख के कमा के लेके आएगा, वो रोज़गार का हमारा ज़रिया होगा। तो अगर घर में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वहाँ पे कंप्रोमाइज़ लड़की से ही करवाया जाता है कि चले इसने अगले घर चले जाना है। मगर ये चीज़ हमेशा हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स जो हैं वो भूल जाते हैं कि इसने, अगर हमने शादी भी कर देनी है तो एक पूरी नस्ल की तरबियत करनी है, इसने एक नस्ल की तरबियत करके एक कौम बनाना है। तो इस चीज़ को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, जिससे बुरी तरह जो है एक इसको कंप्रोमाइज़ की तरफ लाते हुए हम अपनी सोसाइटी में ख़वातीन से ही हमेशा कंप्रोमाइज़ मांगते हैं। और जबकि हमारी 55% ख़वातीन जो है वो बढ़ चुकी हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि बाइख्तियार अगर हम कर देते हैं ख़वातीन को, कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से घर को चला सके, हमारी सोसाइटी में या माशी लिहाज से वो मर्द से जो है ज़्यादा मजबूत साबित हो। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव तरीके से हमें मर्द और ख़वातीन दोनों की, बेटा और बेटी दोनों की तरबियती अमल और उनकी एजुकेशन जो है वो बैलेंस तरीके से लेके चलनी चाहिए। तालीम जो है वो हमारे माशरे में आम की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद तलाक़ की शरह जो है वो क्यों बढ़ी जा रही है? देखिए, एक बात कहूँगी कि तालीम जो है वो इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अगर एजुकेशन ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा डिग्रियां ले लेते हैं तो वो आपकी तहज़ीब और रवायात को आप पीछे पसे पुश्त डाल दें, तो ये बात दुरुस्त ना होगी। दर हकीकत एजुकेशन होने के बावजूद जो है एक चीज़ जो देखने को मिल रही है, हमारी वो जो पुरानी रवायात, रिश्तों को निभाने वाली रवायात, उनको पसे पुश्त डाला जा रहा है, जिसकी वजह से तलाक़ की रेशो बढ़ती चली जा रही है। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि जिसमें हस्बैंड वाइफ में, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ख़ातून का, मैं बीइंग अ ख़ातून एक बात कहूँगी कि जी ख़वातीन का भी कसूर हो सकता है, ऐसा कभी नहीं। मर्द कभी नहीं चाहता कि वो अपना घर तोड़े, वो अपनी बीवी को डाइवोर्स दे, और जो पहली बीवी होती है वो मर्द के दिल की मलिका होती है। तो कभी भी आप देखें कि सेकंड मैरिज जो है वो फर्स्ट मैरिज से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और ब्रेकआउट जल्दी हो जाता है। ये हमारी सोसाइटी का वो पहलू, अहम पहलू है जो कि मैंने ख़ुद तहकीक किया है। मेरे पास बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के केसेस भी आए जिसमें मैंने ये मुआजना किया कि ये जब रिश्ता टूटता है, दर हकीकत जब आप एक लड़की एक नए घर में जाती है, नए रिश्तों में जाती है, वहाँ पे एक दूसरे को समझने में, नए रिश्तों को समझने में कुछ वक्त दरकार होता है, उसको वक्त देना चाहिए। अगर वो रिश्तों को समझ के उनके मिजाज के हिसाब से चलना शुरू हो जाती है तो मेरे ख्याल में वहाँ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। लेकिन जब आप सोच नैरो कर लेते हैं, डिक्टेटर बन जाते हैं, अगर मिसाल के तौर पे कि आप कहीं पे अना का मसला बना लेते हैं कि ये मेरी मदर है, आपने, चाहे माँ की ही गलती हो, आपने ये गलत किया, नहीं, नो डाउट माँ का राइट पहले है, बीवी का बाद में होता है, माँ का रिश्ता अफजल है। मगर जहाँ पे माँ की कहीं पे कोई कमी नज़र आती है तो उनको, लड़के को चाहिए, हस्बैंड को चाहिए कि वो बैलेंस तरीके से अपनी वाइफ को मोहब्बत से समझा दे कि वो घर की बड़ी हैं, चलें आप अच्छे तरीके से गुज़र बसर करें। तो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। मगर हस्बैंड वाइफ में तब जहाँ जाके डाइवोर्स का सिलसिला बनता है जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को समझे बिना बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब
हो जाते हैं, जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि इंसान खुद से सवाल और ख़ुद से जवाब करता है, वहाँ पे जब आप क्लियर नहीं करती हैं अपने वाइफ के साथ तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं। जब आप एक दूसरे को साबित करने पे चल निकलते हैं कि हस्बैंड कहे मैं ठीक हूँ, बीवी कहे मैं ठीक हूँ, तो वहाँ पे एक फिर चीज़ आती है जो कि ज़िद की तरफ जाती है। जब बात ज़िद तक पहुँच जाती है तो वहाँ पे जाके रिश्ते जो हैं टूट जाते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन को जो है वो आगे नहीं लाया जा रहा, जबकि अगर हम दीगर ममालिक में देखें तो उनमें जो है वो ख़वातीन जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, ख़वातीन जो हैं वो हर मैदान में हर फील्ड में आगे हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन को हर फील्ड में आगे लाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, नो डाउट पहले से हमारी सोसाइटी में एक कंसेप्ट बहुत तब्दील हुआ है, एजुकेशन आम हुई है, ख़वातीन जो हैं वो मेरे ख़्याल में अब लड़कों से ज़्यादा जो है एजुकेशन पे कंसंट्रेट करती हैं और हर सेक्टर में ख़वातीन जो हैं गई हैं। लेकिन जो बेसिक मैं एक देखती हूँ हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स, वो ये हैं कि एक ख़ातून जो सोशल बनती है या अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजारती है, उसको सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी जाती है। वो करैक्टर असैसिनेशन उसके रास्ते की रुकावट होती है। वो ऐसे प्रॉब्लम्स हायल हो जाते हैं कि खातून जो है डरती है कि मुझे अपना घर भी सही रखना है, मुझे बाहर भी अपनी तरक्की की तरफ देखना है। तो ये दो चीज़ें जब होती हैं, वो एक अजीब कश्मकश में खातून जो है वो ना तो घर को बेहतर तरीके से चला पाती है, ना अपनी जॉब को बेहतर तरीके से चला पाती है। तो यहाँ पे अगर आपने इतनी आज़ादी दी है तो आप वहाँ पे एतमाद करें, खातून को लेके जाएं। और हमारी सोसाइटी में जब खातून बाहर निकलती है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का सामना इस सेंस में भी रहता है कि उसको तरक्की के लिए कुछ ऐसे इश्यूज़ रहते हैं जो कि मेरे ख़्याल में हमारे मर्द हजरात को भी उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए कि टैलेंट के बिहाफ पे आप ख़वातीन को आगे आने दें। अगर आप टैलेंट और मेरिट को देखते हैं तो मेरे ख़्याल में हमारे सेक्टर भी बेहतर काम करेंगे। आजकल जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही, तो इसके साथ साथ जो है वो ख़वातीन का इस्तेसाल भी किया जा रहा है। तो क्या समझती हैं आप, एक बहैसियत कॉलम निगार, एक सोशल एक्टिविस्ट, हम इसे जो है वो किस तरीके से इन तमाम जो चीज़ों से जो है वो बाहर आ सकते हैं? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो तब होता है जब मैं एक छोटी सी मोटी सी मिसाल दूंगी कि एक जो सोशल खातून होती है ना, वो बाहर से जब थकी मांदी आती है घर पे तो उसको फिर फैमिली की फ़िक्र होती है। वो अपने गेटअप को चेंज किए बिना अपनी फैमिली को देखना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब मर्द सुबह से शाम तक थका हारा घर में आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी मुझे मुस्कुराती मिले और मैं सारे दिन के जो इश्यूज़ मैं बाहर फेस किए हैं वो मुझे सारे भूल जाए और मुझे घर का माहौल बहुत पुरसकून मिले। जबकि हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं वो थोड़ा सा जो है उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। वो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखती है। उनको ये नहीं पता होता कि सारा दिन मर्द किस कॉम्प्लिकेशन से गुज़र के सारा दिन वो रोज़ी कमाते हुए घर में थका मांदा आया है, तो हमें 4 लफ्ज़ जो है मोहब्बत के बोलने हैं। तो वो अपनी ही रो में, अपनी ही तर्ज में जो सारा दिन घर में हुआ होता है, किसी के साथ कोई बात हो गई, किसी नेबर में हो गई, कहीं पे भी जो भी इश्यूज़ उसको दरकार है, वो अगर मर्द के आते ही सांस लिए बगैर ही बात करती है तो वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी ख़वातीन को जो है ये चाहिए है कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनको चाहिए है कि मर्द को थोड़ा सा जब आती हैं उनको रिलैक्स करें, खाना खिलाएं और फिर चंद उनको रिलैक्स करने के बाद फिर आप अपने परेशानी को बताएं कि हमें आज इस परेशानी का सामना रहा है, इसका हल क्या है। अगर इस तनाज़र में हो तो मेरे ख़्याल में वो पॉजिटिव तरफ आप जाएंगे और उस जो इशू में आप फंसे हुए हैं उसको ईज़िली आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। दूसरी सबसे अहम बात कि अगर ये बात कही जाए कि सारा कसूर मर्द का है, औरत के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद करना या जो भी या व्हाटएवर, मगर ये मैं समझती हूँ कि कभी भी सिर्फ खातून का कसूर नहीं होता, उसमें मर्द हजरात का भी कसूर होता है, दोनों तरफा कसूर होता है। वो इस सेंस में मैं बात करूँगी कि जब औरत कोऑपरेटिव नहीं होती है, वो अपनी बात पे ज़िद पे अड़ती है, ज़ुबान चलाती है, तो जारी बात है मर्द को भी गुस्सा आ जाता है। तो वहाँ
पे प्रॉब्लम आ जाती है। दो मुख्तलिफ आदात के लोग एक ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मगर ये रिश्ता जो है बहुत सेंसिटिव भी होता है और बहुत एतमाद से गुजारने वाला होता है। अगर आप एक दूसरे को समझे बिना अपनी अपनी बात को बोलते चले जाएंगे तो वहाँ पे आप ज़िद में आ जाएंगे और मर्द जो है वो फिर हाथ उठाने पे मजबूर हो जाता है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें एक कीमती टाइम दिया और ये बताया कि किस तरीके से जो है वो ख़वातीन के जो भी मसाइल हैं उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है, उनको उजागर करने की ज़रूरत है लोगों में, और ख़ास तौर पर ख़वातीन को अपने तमाम मसाइल के बारे में, अपने हकूक़ के बारे में आगाही देने की ज़रूरत है कि वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करके या किन मसाइल पर जो है वो काबू पाकर ख़वातीन जो है वो माशरे में बाख्तियार बन सकती हैं। भाई वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। भाई वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हम बात कर रहे हैं इस वक्त ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से, और हमारा माशी का ये अलमिया है कि बहुत सारे ख़वातीन या बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को ढूंढते हैं कि कोई मसाल उनके सामने आए, कोई ऐसी लेडीज़ उनके सामने आए जो कि माशी के लिए एक रोल मॉडल हों, तो उनकी तरफ देखकर जो है वो उन्हें इनकरेज मिले, वो अपना काम जो है वो शुरू कर सके या ख़ुद को जो है वो एम्पावर कर सके। तो कुछ लेडीज़ ऐसी भी हैं जो कि इस माशरे के लिए मिसाल बनती हैं, इस माशरे के लिए एक रोल मॉडल, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए रोल मॉडल बनती हैं कि जो कि घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जो कि घर में रहकर जो है वो अपने ख़ानदान को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहती हैं और बाइज़्ज़त तरीके से एक अच्छा रोज़गार कमाना चाहती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी ही एक बाहिम्मत ख़ातून नरगिस गुलजार। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये काम, जो कि इस वक्त एक ब्यूटिशियन भी हैं, पार्लर भी चला रही हैं, तो इसके साथ साथ एक फूड पॉइंट भी चला रही हैं, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है उनका, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि माशरे में अगर रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर भी मर्द हजरात जो है वो काम कर रहे हैं, फूड पॉइंट चला रहे हैं तो वो भी मर्द हजरात, और ये वो लेडी हैं जिन्होंने एक सोसाइटी में, माशरे में और एक सिटी के एरिया में जो है वो अपना एक फूड पॉइंट बनाया है, फूड पॉइंट चला रही हैं। बड़े ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत से अंदाज में ना सिर्फ पार्लर को चलाया जा रहा है तो बल्कि इसके साथ साथ फूड पॉइंट को भी चला रही हैं और अपने घर को जो है वो रन कर रही हैं। तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये काम जो है वो किस तरीके से स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बताइएगा कि ये काम जो आप इस वक्त, एक तो पार्लर चला रही हैं, दूसरा उसके साथ साथ फूड पॉइंट का काम भी जो है वो भी बड़े अच्छे अंदाज में चला रही हैं, तो क्या ये काम आपने मजबूरी में स्टार्ट किया या शौक़ था इसे? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मजबूरी तो नहीं कह सकते, शौक़ है, और कुछ वैसे ही आजकल आपको पता है कि महंगाई इतनी हो गई है, तो मतलब कि दो अफराद का, वो एक इंसान का मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो मैं पार्लर चला रही हूँ काफ़ी अरसे से, तकरीबन 24 साल से मैं पार्लर का काम कर रही हूँ। तो अब कोरोना की वजह से पार्लर का काम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था, इस वजह से फिर मैंने ये कुकिंग का भी किया हुआ है, तो मुझे आइडिया आया कि मैं कुकिंग क्यों ना स्टार्ट करूँ। तो मैंने बिरयानी से स्टार्ट किया, तो उसके साथ फिर मैंने 2 माह हो गया, मैंने कुछ और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई हैं और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इससे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, अभी मार्केट में आप अपना एक फूड पॉइंट चला रही हैं, मार्केट के लोगों का या सोसाइटी के लोगों का किस तरीके से रिएक्शन जो है वो सामने आया, किन मसाइल का सामना करना पड़ा? क्योंकि अक्सर देखा गया ख़वातीन जब बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, माशरे में निकलती हैं, तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल भी देखने पड़ते हैं और लोगों की बातों का और लोगों के तानों का जवाब भी देना पड़ता है, वो भी सहने पड़ते हैं। क्या इस तरीके की कोई मुश्किलात आपके साथ पेश आई? हाँ, क्योंकि इस मार्केट में मेरा पार्लर जो है तकरीबन 15 साल से है, इसी मार्केट में मैं मतलब काम कर रही हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने इसी मार्केट में अपना ये फूड पॉइंट का स्टार्ट किया है और इस मार्केट वालों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। मोहल्ले वालों ने इतना अच्छा मुझे रिस्पांस दिया है कि मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं बढ़ाऊँ और ज़्यादा बढ़ाऊँ इसको, और मार्केट वाले, फुल मार्केट ने मेरे साथ कोऑपरेट किया है।
अच्छा ये बताइएगा मैडम, क्योंकि जब घर से खातून निकलती है अपने रोज़गार चलाने के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनकी जानब से ये कहा जाता है कि लो जी खातून है, बाहर निकल गई है या फूड पॉइंट बना लिया है, लोग बातें करेंगे, इस तरीके के कुछ जो है वो ख़ानदान की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से जो है वो जवाबात सुनने को मिलते हैं। कितने आपके रिश्तेदारों ने आपको सपोर्ट किया या इस तरीके की दिल आज़ारी की गई? नहीं, दिल आज़ारी नहीं की। मेरे अपने भाई माशाल्लाह 2 भाई मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे साथ इतना ज़्यादा मतलब मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा बाजी आप करें, हम आपके साथ हैं। अब दूसरे मेरे छोटे भाई हैं, मेरी सिस्टर है, मेरी मदर खुद इतनी खुश हुई हैं इस बात से कि मैं बता नहीं सकती। मेरे ससुराल वाले इतने खुश हुए हैं इस बात से कि उन्होंने मुझे खुद मतलब कि इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप करें, हम आपके साथ हैं। अच्छा, आपके इस इक़दाम से, जो कि पॉलर्स भी है, साथ साथ फूड पॉइंट भी है, तो आपके इस पॉइंट से, इस इक़दाम से जो है वो घर वालों को कितनी सपोर्ट मिली है इस वक्त? आपका जो माशी हालात हैं वो कैसे? माशी हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बच्चों की मतलब कि डेली आपको पता, बच्चे तो हर चीज़ को कहते हैं कि हमने ये लेना, ये लेना, ये लेना। तो इस हवाले से मैं अपने बच्चों के जो है ना वो तमाम ज़रूरियात पूरी कर देती हूँ। अच्छा मैडम, उन ख़वातीन के लिए क्या कहना चाहेंगी जो अक्सर ख़वातीन को ये कहते सुना है कि घर भी चलाएं और बाहर का जो है रोज़गार भी चलाएं, एक साथ जो है वो 2 काम जो है वो ख़वातीन के लिए मुमकिन नहीं होता, और बहुत सारी ख़वातीन इस बात से जो है वो लड़ती झगड़ती भी दिखाई देती। क्या मैसेज देंगी उन ख़वातीन? नहीं, मेरे ख्याल में अगर मैनेज करने वाली हूँ तो करती हैं। अब मैं पॉलर का भी करती हूँ, मेरे साथ मेरी मतलब के सिस्टर हैं, वो मेरे साथ हेल्प करवाती हैं। ऊपर घर का मैं सारा मैनेज करती हूँ। मेरी बेटी है, वो मेरे साथ मतलब हेल्प करवाती है सारी। तो मुझे तो नहीं इतना मुश्किल लगा कि घर और बाहर का मैनेज करना मुश्किल है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि हमारे माशरे का अलमिया है या कुछ माशरा इस तरह का है कि यहाँ पर काम करने की बजाय मांगने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है? आपने अक्सर देखा होगा जब आप सफ़र करती हैं, अक्सर चौक चौराहों पर आपको बहुत सारे गदागर और ख़ास तौर पर ख़वातीन भी नज़र आती होंगी वहाँ पे मांगती हुई। तो क्या वजह है कि ख़वातीन जो है उनको काम करना चाहिए बजाय ये कि दूसरों के सामने हाथ फैलाकर मांगें, बल्कि अपने एक बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार भी तो कमा सकती हैं? बिल्कुल कमा सकती हैं, बल्कि मांगने से बेहतर है कि मेहनत करके अपना घर चलाएं, अपना सिस्टम चलाएं। मांगने से तो इंसान वैसे ही पता नहीं कैसे हौसला पड़ जाता है मांगने का। मैं कहती हूँ कि मांगने से बेहतर है कि इंसान अपनी ना ये स्ट्रगल कर ले, अल्लाह ताला उसको कामयाबी देगा। अच्छा मैडम, माँ बाप जो के हैं अक्सर जो ख़वातीन को, जो बच्चियों को जो है वो देहात के एरिया में अगर देखा जाए तो उनकी तालीम पर जो है वो खुशी तवज्जो नहीं देते। यही बातें बुज़ुर्गों की जानब से सुनने को मिलती हैं कि इन्होंने पढ़कर क्या करना है, या ये कौन सा जॉब करेंगी, बाहर निकलेंगी, बाहर नहीं भेजते। अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से डरते हैं, माशरे के डर से, या कुछ इस तरह की वजूहात जो हैं वो सामने आई। तो क्या कहेंगी, आपके वालिदैन की जानब से आपको कितनी सपोर्ट हुई? मुझे फुल सपोर्ट हुई। मैं खुद एक देहात से हूँ और मैंने पढ़ा, मेरी सिस्टर, मेरे भाई सब ने पढ़ा है। हमारी फैमिली मतलब फुल फैमिली एजुकेटेड है। मेरी चाची जो है वो कोई हेड मिस्टर है, मेरी जो बड़ी भाभी हैं वो समुंदरी कॉलेज में एज ए लेक्चरर हैं फ़िज़िकल एजुकेशन की। तो हमारी मतलब कि फैमिली में ऐसा कोई नहीं है। आगे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा क्या क्या आइटम जो है वो बना रही हैं आप, और इसको जो डिलीवर किस तरीके से कर रही हैं लोगों में? आइटम मेरी बिरयानी होती है डेली में, और साथ में मूली वाला पराठा, आलू वाला पराठा, अंडा पराठा, और स्पेशल आइटम है आलू वाले पराठे के ऊपर मतलब कि अंडा लगा के, वो जो है वो डेली मेरी यहाँ पे स्पेशल आइटम रात को खासकर 7 बजे के बाद लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा मैडम, आपने 7 बजे की बात की है, तो मतलब कि रात तक जो है वो आपका ये फूड पॉइंट चलता है, और क्या प्राइस है ये तमाम जो आपने आइटम बताई हैं इनकी, और कितना जो है वो लोगों की जानब से रिस्पांस मिला? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला है। मैं 9:30-10 बजे तक इधर होती हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जितनी मेरी लिमिट होती है उसको क्रॉस करके फिर मुझे और तैयारी करनी पड़ती है। बिरयानी जो है मेरी वो 150 की प्लेट है, और पराठा जो है वो तकरीबन 40 का है, और जो अंडा पराठा है वो 70 का। जी बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बताया है कि किस तरीके से अगर वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ
जो कि पढ़ी लिखी हैं या माशरे में अपना जो है वो अहम किरदार अदा करना चाहती हैं, इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं, तो वो किस तरीके से जो है वो अपने घर बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, बल्कि इस मुल्क के लिए भी जो है उस मुल्क की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा कर सकती हैं। वो लोग जो कि वो माँ बाप जो कि अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से डरते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा काम जो है वो शुरू किया जा सके ताकि अर्निंग भी हो और घर जो है वो भी ख़वातीन जो है वो घर में रहें, तो उसके लिए जो है एक नरगिस गुलजार की जानिब से एक बड़ा अच्छा जो है वो आइडिया भी दिया गया, एक मैसेज दिया गया कि ख़ुद को साबित करें, बजाय ये कि दूसरों को सही करें, बल्कि ख़ुद अपने आप को ठीक करें, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, ताकि और इस मुल्क के लिए, ताकि अहम किरदार जो है वो अदा कर सके। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हम बात कर रहे हैं ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की। हम बात करेंगे कि किस तरीके से हुकूमतों का क्या किरदार रहा है ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने के लिए, किस तरीके से क्या क्या प्रोजेक्ट जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं और ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए क्या हुनर जो है वो हुनरमंद के बनाने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, क्या क्या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। तो इसके साथ साथ जो दीगर सिलाई सेंटर हैं वो भी उसका आगाज़ भी जो है वो करना चाहिए, ताकि वो ख़वातीन जो कि कुछ बनना चाहती हैं, कुछ अपने अंदर जो है वो सलाहियतें पैदा करना चाहती हैं, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहती हैं, तो उनको जो है वो किस तरीके से एम्पावरमेंट किया जा सकता है। हम मौजूद हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की MPA खालिदा मंसूर साहबा के साथ, उनसे जानेंगे कि क्या इश्यूज़ आते हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ख़वातीन को जो है माशरे में सर्वाइव करने के लिए, ख़ास तौर पर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जी मैडम बताइएगा, ख़वातीन की बाख्तियारी के लिए या ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमतें जो हैं वो कुछ ख़ास मुतहरिक नज़र नहीं आती हैं, मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या मैसेज देंगी? मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत ने किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। आप ख़वातीन की बात कर रही हैं, बाकी लोगों के लिए अवाम जो हमारी है उसमें तो औरतें मर्द बच्चे सब इकट्ठे हैं ना, उनका अगर जायज़ा लें तो देखें उन्होंने उसके लिए क्या किया। इमरान खान ने बहुत सब्ज़बाग लोगों को दिखाए और इस वोट उनको सिर्फ मिला जो उन्होंने बातें की, जो लोगों को ख्वाहिशात थी उसके मुताबिक उन्होंने जो कहा, लेकिन अमल ज़ीरो है। अब तक अगर हम देखें अपने मुल्क के हालात, तो पिछले सालों पे का भी कंपटीशन करें, जहाँ हम उसका जायज़ा लें कि जब मियाँ साहब की हुकूमत थी उस वक़्त लोगों की हालत क्या थी, और अब अगर जायज़ा लें तो फिर आपको नज़र आएगा कि अब क्या हालत है। गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई लोगों की किस्मत बन गई है, और लोग मांग रहे हैं इस इमरान खान के लिए कि अल्लाह ताला इसको कब यहाँ इस पाकिस्तान से लेकर जाएगा, ताकि हमारी जो चीज़ें थी जो उनके साथ थी, जो वो चाहते थे, जो उनको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम को जो सहूलतें दी थी, क्या वो कभी अब वापस पाकिस्तान में आ सकेंगे कि नहीं। आप किसी से पूछ के देख लें। अगर मुझे पहले कहते तो मैं औरतों को आपको बुलवा देती और वो उनकी बातें सुनते कि वो ख़वातीन किस मुश्किलात में हैं और क्या वो बातें करती हैं और क्या वो सोचती हैं। मैडम बताइएगा, गुज़िश्ता हुकूमत में जो है वो आप भी कई बार मेंबर कौमी असम्बली रह चुकी हैं, तो इसके वक्त मौजूदा भी जो है आप MPA हैं। आपने गुज़िश्ता हुकूमत में अपनी मुस्लिम लीग नून के हुकूमत में एज आ खातून होने के नाते जो है वो ख़वातीन के लिए क्या क्या इक़दाम किए? एज ए मेंबर कौमी असम्बली मैंने बेशुमार लेजिस्लेशन में हिस्सा लिया। मैं समझती हूँ एज ए खातून कि वो जो वक्त था पुराना, हमारा नवाज शरीफ साहब का वक्त जो था, सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन उस ज़माने में ख़वातीन की हुई। और एक अच्छी बात उसमें ये थी कि उस ज़माने की जो मेंबर ख़वातीन, जिनमें मैं भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी की भी ख़वातीन थी, हम सब ने मिल के ख़वातीन के लिए इकट्ठी लेजिस्लेशन की। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का बिल हमने पास किया। ख़वातीन के लिए बहुत सारी जॉब्स का जो बिल पास हुआ था वो भी उसी ज़माने में पास हुआ। ख़वातीन को सहूलतें देना
वो भी उसी ज़माने में उन औरतों को जो कि फैक्ट्रियों में काम करती थी और जिन पर गलत कुछ हो जाता था उनके साथ या उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती थी, हमने उनके वेजेस भी बढ़वाए। और जो काम उन ख़वातीन से कि मुश्किलात होती थी जो वो भी बिल उसी ज़माने में पास हुआ। मेरे ज़हन के हिसाब से या मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि उस ज़माने में मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में सबसे ज़्यादा ख़वातीन के लिए सहूलतों के बिल हर तरह के पास हुए। आपको याद होगा जो बचपन की शादी हमारे पाकिस्तान में हो जाती थी, वो बिल जो भी हमने उस हमारे ज़माने में पास हुआ। एक एज मुकर्रर कर दी गई बच्चों की और उसके पहले 10 साल की बच्ची 12 साल की बच्ची की शादी हो जाती थी, वो बिल भी उसी वक्त पास हुआ। मैं समझती हूँ कि उस वक्त जो भी लेजिस्लेशन हुई वो बेहतरीन लेजिस्लेशन थी ख़वातीन के हवाले के से, और ख़वातीन को जो जॉब्स की सहूलतें जो दी गई थी वो भी उसी वक्त। अब क्या है, अब मुझे आप मीडिया वाले बता दें ना कि अब इसमें पाकिस्तान में इमरान खान ने कितनी औरतों को जॉब्स के लिए किया, कितनी औरतों को सहूलतें कुछ दी गई हैं। सारी ख़वातीन पंजाब की हों या फेडरल की हो, सारी लोअर क्लास की ख़वातीन आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किलात में का शिकार है। क्योंकि मेरा राब्ता ताल्लुक़ अपने इलाके में ख़वातीन से, मैं एक देहात से ताल्लुक़ रखती हूँ बेसिकली। मैं जब अपने गांव जाती हूँ तो वो औरतें मेरे पास आ जाती हैं कि बाजी जब नवाज शरीफ था तो हमें ये मिलता था। हमने मियाँ साहब ने बहुत ज़्यादा उनको खुराक भी, हमने आटा भी तक फ्री तकसीम किया था। लेकिन अब मुल्क से आटा भी गायब हो गया, अब मुल्क से घी भी गायब हो गया। अब कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई है जो कि इस मुल्क में इमरान खान ने रहने दी है। ख़वातीन जो काम करना चाहती हैं, जो घरों में बैठ के कुछ कमाना चाहती हैं, अपने लिए रोज़गार कमाना चाहती हैं, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास कोई हुनर नहीं है, हुनरमंद बनना चाहती हैं, उसके लिए हुकूमत को जो है वो क्या इक़दाम करने चाहिए? क्या कोई अदारे बनाने चाहिए या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने चाहिए जहाँ पर ख़वातीन को जो है वो शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाएँ, ताकि ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ़ हुनर सीख कर, जैसे सिलाई सेंटर है, ब्यूटिशन का कोर्सेज़ है, दीगर शॉर्ट कोर्सेज़ सीख कर अपने फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सके। देखें हमारे मुल्क में जो मसाइल सबसे ज़्यादा हैं बेरोज़गारी का है। जो ख़वातीन हैं उनको अगर जॉब्स मिल जाएँ, जो मैट्रिक पास हैं या FA पास हैं या अनपढ़ ख़वातीन जो हैं उनके हवाले से अगर उनको जॉब्स मिल जाएँ तो मैं समझती हूँ उन औरतों के लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। क्योंकि आजकल जो महंगाई इस हुकूमत ने कर दी है, जब तक दोनों मियाँ बीवी काम नहीं करेंगे घर का ख़र्चा नहीं चलेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि औरत को मुतहर्रिक करना, उस खातून की ज़रूरियात जो हैं किस तरह पूरी करनी है, ये गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए। और हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि अगर एक खातून काम करती है, फिर उसके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए डे केयर सेंटर हमारी हुकूमत ने बनाए। ये शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पंजाब में डे केयर सेंटर हर अदारे के साथ बनाया। और फिर वो भी एक बहुत बड़ा काम था, जो ख़वातीन को रहने की जगह नहीं थी, जो बेवा थी या कुछ थी, उनके लिए भी सेंटर बनाए गए। जो मुल्तान में एक बहुत बड़ा सेंटर बना था, अब मेरा ख्याल इन्होंने बंद कर दिया। ख़वातीन को पाकिस्तान में या पंजाब में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो मुतहर्रिक हों, वो अपना रोज़गार जो है वो कर सकें, ताकि खामद अगर कम कमाता है तो दोनों मियाँ बीवी मिल के अपने घर के अखराजात पूरे करें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकें। जब ख़वातीन एक खातून घर से निकलती है, उसे मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ मुश्किलात उन्हें दरपेश होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का मसला उन्हें बहुत ज़्यादा दरपेश होता है। इसके साथ साथ दीगर पे का इशू है या फिर हैरेसमेंट के बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं इस वक्त भी। तो हुकूमत को क्या ख़वातीन के लिए कोई अलग से सिक्योरिटी का कोई ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि ख़वातीन जो हैं जब बाहर निकलें अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उन्हें जो है वो ख़ुद को सिक्योर फ़ील कर सकें। वो जो है वो अगर किसी फ़ील्ड में काम करें, किसी जो है वो बाहर जब फील्ड में निकलती हैं तो वो ख़ुद को सिक्योर फ़ील कर सकें, अपने कंफर्टेबल होकर जो है वो अपना काम जो है वो बाखूबी सर अंजाम दे सकें। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हरासमेंट बिल हमारी हुकूमत ने, मैं उस कमेटी की मेंबर थी जिसमें हमने पास किया
कि जो ख़वातीन बाहर निकलती थी, उनको जो फैक्ट्रियों में ख़ास करके काम करती थी, उनको बहुत मुश्किलात का सामना होता था। और हमने हरासमेंट बिल पास किया, एक कमेटी हर मिल में या जो भी जगह थी बनाई, ताकि वो ख़वातीन वहाँ शिकायत अपनी ले जा सकें और उस फ़ैसला जो है वो कमेटी करेगी। और मैं समझती हूँ कि ये हरासमेंट बिल जो हमारी हुकूमत ने पास किया आज तक है, वैसे अभी ये औरतों के लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। ये मैडम, ट्रांसपोर्ट का मसला भी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा दरपेश होता है। हाँ जी, देखें जो क्या इशू है इसमें? ट्रांसपोर्ट का जो मसला है ना, जो मुश्किलात ख़वातीन को आती हैं, आजकल वैगन चल रही हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट बसें बड़ी चलानी चाहिए। और उन बसों में सबसे जो मुश्किल पड़ती थी पहले जो थी ना, तो एक ही दरवाज़ा होता था और औरतें मर्द जैसे थे, उस तरह औरत का बड़ा एक चीज़ जो उसके अच्छी नहीं लगती थी। हमारे ज़माने में शहबाज शरीफ ने जो बसें चलाई, उनके डबल डोर्स थे, ख़ातून का अलहदा रास्ता था और मर्दों के लिए अलहदा था। उसमें वो सिक्योर फील करती थी कि हम उस दरवाज़े से आराम से अंदर चले जाएंगे। इस तरह की ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट इस हुकूमत को भी चलाने चाहिए, ताकि ख़वातीन दूर इलाकों में अगर काम करने जाती हैं तो वो उनको इतना सिक्योर भी फील करें और फिर अपने घर खैर खरीद से पहुँच भी जाएँ। लेकिन इस हुकूमत ने जो हमारी ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी थी, जो शहबाज शरीफ के ज़माने की बात मैं कर रही, जब वो वज़ीर आला थे, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। और आगे से और भी कोई ट्रांसपोर्ट ऐसी नहीं चलाई जो स्पेशल ख़वातीन के लिए सिक्योरिटी का हो। ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट का मसला दरपेश होता है कि जब वैन में जाती हैं ख़वातीन, बसेस में जाती हैं, तो बहुत सारे ज़्यादा मेल होते हैं वैन में, कुछ एक दो ख़वातीन होगी या ख़वातीन को जो है जब ट्रांसपोर्ट का मसला है, तो क्या मौजूदा हुकूमत की तरह गुज़िश्ता हुकूमत में भी ट्रांसपोर्ट का मसला इसी तरह दरपेश था ख़वातीन को जब वो फील्ड के लिए निकलती थी या जब जॉब के लिए बाहर जाती थी? सही आप कह रही हैं, लेकिन ये नहीं है कि अदारे नहीं हैं। औरत को हुनर सीखने के पाकिस्तान में या पंजाब में अदारे हैं, जैसे सनतदार हुकूमत का एक अदारा है, जिसमें जो ख़ातून है वो सिलाई सीखती है, कढ़ाई सीखती है और ऐसी चीज़ें सीख के उसके पास एक हुनर आ जाता है, वो घर में कमाई कर सकती है। अदारे हैं जैसे NGOs जो हैं, वो भी इस सिलसिले में काम कर रही है। मेरी अपनी एक NGO ज़ीनत वेलफेयर सोसाइटी मदीना टाउन में, कभी आप वहाँ आके देखें, मैंने पूरा एक सेंटर बड़ा बनाया जिसमें बच्चियाँ जिस एज की भी हों वो कपड़ों की सिलाई सीखती हैं, वो कढ़ाई सीखती हैं। और फिर मैंने उनको मेडिकल का भी सारा हमने एक सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ उसमें LHV है, औरतों को उसकी भी हम देते हैं, इमदाद देते हैं। तो वो जो बच्चियाँ अगर आप उनको मिलें तो आपको पता चल जाएगा, एक बच्ची अगर मिडिल पास है या मैट्रिक पास है या अनपढ़ है, वो भी रोज़गार बना सकती है। दस्तकारी स्कूल हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा खोले और उन बच्चियों को वो हुनर सिखाया जाए, क्योंकि हर औरत या लड़की बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है उसके पास। तो जो सिलाई कढ़ाई का जो एक हुनर है ना, वो बहुत अच्छा है एक बच्ची की इनकम के लिए। सियासी जमातों की जानब से जब इलेक्शन के दिनों में ख़वातीन की हौसला शिकनी की जाती है, ख़वातीन को आगे नहीं लाया जाता, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें टिकट भी इवन के टिकट भी नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें रिज़र्व सीट पर MP या MNA बना दिया जाता है, तो ऐसा क्यों है? इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये जो इलेक्शन की बात है ना, कि हर खातून डायरेक्ट इलेक्शन में आ भी नहीं सकती है। सिर्फ वो ख़वातीन हमारे पाकिस्तान में या मुल्क में जो हालात हैं उसके हिसाब से, जो जिनके पास पैसे है, जो अमीर लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन बहुत महंगा एक प्रोफेशन है। लेकिन ये है कि जो रिज़र्व सीट पे ख़वातीन आती है ना, उसका एक कोटा होता है, हर पार्टी ने एक कोटा रखा होता है रिज़र्व सीट का, और जितनी सीट्स उनकी आती हैं उसके हिसाब से वो उनको देते हैं सीटें। मैं अब इतनी दफ़ा, मेरा रिकॉर्ड बन गया कि मैं 7 दफ़ा पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हूँ, और मैं ग्रास रूट से शुरू किया एज ए, मैं MA पॉलिटिकल साइंस हूँ, मैंने जॉब की, लेकिन मेरे मियाँ की ख्वाहिश थी कि मैं सियासत में आऊँ। मैंने कहा कि मैं ग्रास रूट से ज्वाइन करूँगी। एज ए काउंसलर मैंने इस शहर में काम शुरू किया, और ये जो इदारे का मैं बता रही हूँ ये भी उसी ज़माने का मैंने बनाया हुआ। काउंसलर से लेके मैं
चेयरमैन भी बनी, इस अदारों की चेयरमैन भी बनी, और फिर मैं MPA भी बनी, तो MNA भी बनी। बहुत मतलब ये है कि चांस है, लेकिन जो औरतें नहीं कर सकती ना उस सियासत में, वो सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन और कुछ उनका जो आमदनी के इतना पैसा नहीं, तो इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए बहुत, और भी चीज़ें बहुत सारी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन का हक़ बनता है, जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से, कि अगर कोई ख़ातून कर सकती है तो उसको सियासत में ज़रूर लाना चाहिए। कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ख़वातीन बेहतरीन सियासतदान बनती हैं, वो गलत काम नहीं करती हैं और औरत के लिए सोचती हैं बेहतरी, कि औरत जो है उसके लिए हम जो कुछ कर सकें हमें करना चाहिए। खातून होने के नाते तमाम ख़वातीन को, ख़ास तौर पर फैसलाबाद की ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब वो मेरे अदारे में आती हैं, मैं उस वक्त भी उनको ये मैसेज देती हूँ कि आप लोगों की सबसे अहम ज़रूरत या हक़ सबसे यह है कि पहले अपनी फैमिली को देखें, अपने बच्चों को सही एजुकेट करें, अपने बच्चों को तरबियत अच्छी दें, ताकि हमारी आइंदा नस्ल जो है वो इस काबिल हो कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। लेकिन उसके साथ आपको अपने मुल्क की बेहतरी, अपने मुल्क के लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती टाइम दिया हमें और अपनी तमाम तरफ ख्यालात से आगाह किया और बताया कि किस तरीके से अगर ख़वातीन जो हैं वो कुछ करने का ठान लेती हैं, कुछ उनके काम है, उनके हुनर्स उनके पास है, तो यकीनी तौर पर वो सब कर सकती हैं और किसी भी मैदान में ख़वातीन जो हैं वो पीछे नहीं है और एक रोल मॉडल बन सकती हैं। जिस तरीके से हमने आपको मिलवाया मुख्तलिफ उन शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली वो ख़वातीन जो कि एक तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं, बजाय ये कि घरों में बैठ जाएं या ख़वातीन जो है ये कहें कि कुछ नहीं कर सकती। उन ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्हें तमाम वो मुश्किलात फ़ेस करते हुए उन्होंने जो है वो अपने आप को साबित किया, अपना लोहा मनवाया इस माशरे में, इस ज़िंदगी में। तो यकीनी तौर पर वो तमाम ख़वातीन जो कि कुछ करना चाहती हैं, इन ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं और इनकी ज़िंदगी को देखते हुए, इनके तमाम मसाइब को देखते हुए यकीनी तौर पर वो भी इनकरेज होंगे और अपने आप से एक बात ठानेंगी कि अगर उन्होंने कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है इस मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो यकीनी तौर पर कोई भी माशरे की रुकावट जो है वो उनकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हम दोनों के साथ हैं, हम तौर पर इक़दाम भी करें।